जब मैं टीवी करती थी तो मैं फिल्मों के लिए ऑडिशंस करती थी और मुझे पता था कि ये 10 साल जो बीते हैं मेरे टेलीविजन पर, कल को फिल्म मिलेगी तो मुझे 10 साल पीछे जाकर वापस शुरुआत करनी पड़ेगी। अब एज एन एक्टर आपका ईगो भी हर्ट हो जाता है कि मैं 10 साल से काम कर रही हूँ बट मैं अभी भी फ्रेशर कैसे हूँ, मैं अभी भी फ्रेश कैसे हूँ। बट देन आपको अपना ईगो साइड में करके इसे एज अ चैलेंज, इसे एज अ न्यू बिगिनिंग देखना पड़ता है। लाइक द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज शाहरुख खान, विक्रांत मैसी, मृणाल ठाकुर, सुशांत सिंह राजपूत, कितने सारे लोग हैं यार। अगर मैं सीजन 2 की बात करूं तो इतने जल्दी अनाउंस होगा ये हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ऑडियंस का प्यार एंड जो हमें रिसेप्शन मिला है, क्योंकि बहुत सारे सवाल है लोगों के। इमरान हाशमी हैज अ डिफरेंट फैन बेस, वो जॉनर ही अलग है, वो जॉनर ही अलग है। नो लवर लाइक इमरान हाशमी। प्यार में हम सबको बचपन में चाहिए होता है कि हमें कोई ऐसा लड़का है जो बटरफ्लाइज दे और बाल उड़े, दिल में घंटी बजे। पर अब हम चाहते हैं कि कोई हमें ऐसा मिले जो दिल की घंटी और अपना जो शोर हो उसे शांत करे। I've always been a रणबीर फैन। उनकी परफॉर्मेंस में मुझे ग्राउंडिंग नजर आती है, एक रिलेटेबिलिटी नजर आती है, एक ठहराव नजर आता है और मुझे हमेशा से वो बहुत अच्छे लगे। Like I've been a रणबीर फैन for the longest time. हाय गाइस, मैं हूं गौरव और आज का ऑफ टॉपिक एपिसोड ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। महिमा मकवाना को आप क्लोजली जानोगे एज अ पर्सन, वो कैसी है, वो कैसे सोचती है, उनका जो प्रीति का कैरेक्टर है फ्रॉम मुसाफिर कैफे, वो उनसे कितनी क्लोज है। और हाँ, इमरान सर और सलमान सर के फैंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, तो एंड तक ज़रूर देखिए। हेलो, वेलकम टू मिर्ची। हेलो, कैसे आप? वेलकम बैक। वेलकम बैक टू मिर्ची। मैं एक हफ्ते पहले तो आई थी, शो के एक हफ्ते पहले हमने कुछ गेम्स खेले थे। Yes. छोटी सी कॉन्वर्सेशन, छोटी सी थी, तो आज मौका मिला मुझे फाइनली आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है। बट सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, शो को इतना सारा प्यार मिला, एक बार जोरदार ताली हो जाए। सो काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है एंड वैसे टीम्स ही बन गए, टीम प्रीति, टीम सुधा, उस पे भी सब आएंगे। बट आप बताइए अभी एग्जैक्टली फीलिंग क्या है उस इंटरव्यू से लेकर इस इंटरव्यू तक, कितने क्या क्या चीजें बदली है? ऑनेस्टली गौरव, बहुत खुश हूँ यार, बिकॉज एज एन एक्टर यही आपकी ख्वाहिश और यही आपका ड्रीम होता है कि आपका काम सिर्फ लोगों तक पहुँचे नहीं, बट उनके साथ एक कनेक्ट बिल्ड करे। और आई एम लिटरली लिविंग माई ड्रीम। मुझे पता नहीं था कि प्रीति कौशिक वुड डू दिस फॉर मी, सो इट इज़, मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ फिलहाल, बहुत खुश हूँ, नर्वस भी हूँ, डरी हुई भी हूँ, बिकॉज ऐसी चीज़ें जब आपकी लाइफ में इतने सालों बाद होती है, समथिंग दैट यू हैव बीन स्ट्राइविंग फॉर ऑल योर लाइफ, यू वांट टू होल्ड ऑन टू इट। आप नहीं चाहते हो कि वो फीलिंग आपसे कोई छीन ले, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड माई रैशनल माइंड ऑल्सो नोज दैट दिस विल गो, लाइक इट्स, you know, everything is temporary, right? Think like this is a wave which is going on, and right now I just want to absorb it, but my practical mind is not letting me absorb it. मैं चाहती हूँ कि मैं ये जो सब कुछ चल रहा है उसे फील कर पाऊँ, बट एट द सेम टाइम मुझे पता है कि ये एक वेव है, 2 हफ्ते बाद किसी और के बारे में बात होगी, और मैं उतनी रियलिस्टिक भी हूँ। और बिकॉज बहुत टाइम बाद ये फीलिंग आई है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस फीलिंग के साथ क्या करूँ। कुछ मोमेंट्स होते हैं जब मैं रोती हूँ, कुछ मोमेंट्स होते हैं जब मैं नंब हूँ, कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। बिकॉज गौरव, यहाँ आने से पहले मैं कहीं और इंटरव्यू कर आ रही थी, एंड एक कॉर्पोरेट सेटिंग में देयर आर गर्ल्स, वुमेन, मेन जो मेरे पास आए हैं प्रीति कौशिक बोलकर। बहुत सालों पहले लोग मुझे रचना बुलाते थे सपने सुहाने से, और अब मुझे प्रीति ने एक नई आइडेंटिटी दी है, नया कनेक्ट क्रिएट किया है ऑडियंस के साथ, तो मैं बहुत खुश हूँ। एंड ये जो आपको अब कुछ किरदार जो आपको एक आइडेंटिटी दे देते हैं, कनेक्ट दे देते हैं, ये मैंने एक बार जिया है, ये मेरे लिए नया नहीं है। पर जब आप एक बार वो जी लेते हो 13-14 साल की उम्र में, तो आपको चाहिए होता है कि ये हर एक प्रोजेक्ट के साथ हो, बट मैजिक एंड कनेक्ट ओनली हैपेंस वेरी रेयर, यू नो। वो आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते, वो तो होता है या नहीं होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी का भी ग्राफ देख लो, लाइफ में, करियर में बहुत कम ऐसे किरदार आते हैं जो ये करते हैं आपके लिए। सो मेरे लिए अब वो एक ये मोमेंट आया है ऑलमोस्ट 15 साल बाद। खुश हूँ यार। मुसाफिर ने मुझे वो एक्सेप्टेंस दी है जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। सो वो एक सबसे पहला मोमेंट कब था जब पता चला ना कि अभी लोग प्रीति के साथ जुड़ रहे हैं, या वो एक रिएक्शन, एक फर्स्ट
मोमेंट क्या था वो, कहाँ पे थे आप, एग्जैक्टली क्या हुआ था? आई थिंक सब कुछ जो हो रहा था सोशल मीडिया पर, क्योंकि ऑनेस्टली जैसे ही शो रिलीज हुआ, मैं आपको सच बताऊं तो लिटरली मुझे अपने ककून में जाना था और मुझे सब नॉइज बंद करना था। बट जैसे जैसे नॉइज बढ़ने लगा, जैसे जैसे प्यार आने लगा, मुझे समझ नहीं आया कि मैं इतने और हमें पता था कि इंटरनेट पर टीम सुधा होगा और टीम प्रीति होगी, बट ये नहीं पता था कि लोग प्रीति से इतना जुड़ जाएंगे, वो उसके लिए लड़ेंगे, वो अपने आप को उसमें देखेंगे। तो मोर देन द नंबर्स एंड मोर देन जो इंस्टाग्राम पर और इंटरनेट पर जो हो रहा है, जिस तरह से लोगों ने अपने आप को मुझ में देखा है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। और कब हुआ, आई थिंक वो 10 दिन से बस हो ही रहा है, बस बढ़ ही रहा है। तो एवरी डे मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, माय डायरेक्टर्स, माय स्कूल टीचर्स, मेरे कुछ नेबर्स, रैंडम लोग रो रहे हैं, हंस रहे हैं। और ऐसे जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो आपको ना अपनी एक आर्मी जैसी फीलिंग आती है कि आप अकेले नहीं हो यार, आपके साथ इतने सारे लोग हैं आपके सपोर्ट में, जिन्होंने आपको अपने आप को आपके किरदार में देखा है। तो ऐसा कोई मोमेंट नहीं था, बट ये चीज़ें बस बिल्ट होती गई, पता है, रोज लाइक मेरा फोन कॉन्स्टेंटली अब टचवुड वेरी 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 हैप्पी, कॉन्स्टेंटली मतलब किसी डायरेक्टर का कॉल आ रहा है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज आ रहे हैं कि क्यों किया इसने, क्यों है ये, क्या है, डिबेट शुरू हो गए हैं। तो जब आप सोसाइटी में या एक कुछ प्रोजेक्ट आता है एंड सडनली लोग बात कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ओह, दिस शो हैज मेड सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस। एक कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है, एक अंदर की जो एक तार बोलते हैं ना, वो ऐसे टच कर दिया है लोगों के। यार, क्योंकि हम सब ये तीनों किरदार हो चुके हैं, पता है, और एज ह्यूमंस हम सब जजमेंटल होते हैं ना, हमें जज करना होता है कि ये गलत है और ये सही है। सबने शायद अपने आप को तीनों किरदार में देखा है, तीनों किरदारों में देखा है, क्योंकि कोई भी सही या गलत नहीं है। और वही हम सबकी लाइफ होती है। तो बस ये मतलब बढ़ता ही जा रहा है। और ऑनेस्टली मुझे गौरव सच में बिल्कुल एक मोमेंट नहीं मिला है जहां मैं बैठूं, शांत हो जाऊं और मैं बिलीव करूं कि ये सब कुछ हो रहा है। बिकॉज वो कहते हैं ना कि ऑल योर लाइफ यू वेट फॉर दैट वन मोमेंट, एंड व्हेन दैट मोमेंट कम्स आपको लगता है ओह अच्छा, अब क्या कर रहा है, अब आगे क्या कर रहा है, अभी मैं क्या करूं। सो या लोग बोलते हैं ना कि मेथड एक्टिंग की कैरेक्टर्स की तरह रहते हैं। आई थिंक ऐसा मुझे लगता है जब मैंने शो देखा कि आप कैरेक्टर में ही थे, मतलब ऐसे नहीं बोलूँ कि 24 आवर्स उसमें थे, मैं वो फैंसी टर्म नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बट होता है ना कि आप कैरेक्टर को इतना समझे हो, आप कैरेक्टर में ही थे। अब समझ तो मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि पर्पसली आपने ट्राई नहीं किया कि मैं करूँगी, बट कैरेक्टर की तरह ही थे, प्रीति की तरह ही थे। थैंक यू। मैं आपको सच बताऊं तो मेरी लाइफ सुधा जैसी रही है। चाहे सिंगल पेरेंट वाली बात हो, या जो उसकी चॉइसेस हो, या जितनी वो एम्बिशियस है, जैसे वो अपने आप को, जैसे उसने अपने करियर को और अपने प्रोफेशन को और लाइफ डिसीजंस को अपने प्यार से ऊपर चूज किया। बिकॉज आप जब जैसी लाइफ देखते हो, आपको कुछ डिसीजंस ऐसे लेने पड़ते हैं खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ो। करेक्ट। तो ये जो एस्पेक्ट था, इससे मैंने सुधा के साथ बहुत रिलेट किया। आई थिंक जिस तरह से प्रीति ने मुझे इंस्पायर किया है ग्राउंडेड रहने के लिए, सिंपल रहने के लिए, जिस तरह से वो अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह से वो एम्पैथेटिक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन टर्म्स ऑफ उसकी जो इमोशनल मैच्योरिटी है, जिस तरह से वो लोगों को एक्सेप्ट करती है, चाहे उनका पास्ट हो, चाहे उनके फ्लॉज हो, चाहे, क्योंकि अभी ना एक चीज़ मुझे प्रीति से मिली है और वो है, लाइक फॉर इंस्टेंस, आई हैव अ फ्रेंड और माई मदर और माई पार्टनर, मुझे उनको इंसान की तरह पहले देखना है और रिलेशनशिप बाद में लाना है उस कॉन्वर्जेशन में। थैंक यू, बिकॉज प्रीति मुझे इतनी इंस्पायरिंग लगती है। और अगर आपको लगता है कि आई एम
लाइक हर, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मुझे उससे मिली हैं एंड आई वुड, जहाँ पे भी मैं कुछ भी करूँ मुसाफिर के बाद, आई थिंक आई विल ऑलवेज कैरी प्रीति कौशिक मेरे साथ, बिकॉज सुलझी हुई से ज़्यादा उसमें एक ठहराव है। आपको लगता है आप में वो आया ठहराव? आई थिंक मेरे अंदर ठहराव हमेशा से था। ओके। प्रीति ने बस वो ठहराव को टच किया और उसे थोड़ा और बढ़ा दिया। क्योंकि गौरव, आपके पास किरदार मेरे हिसाब से तभी आते हैं जब शायद आप उनके लिए रेडी होते हो, या तो फिर कोई चीज़ है जिससे आप बाहर निकलना चाह रहे होते हो। प्रीति मेरे लिए वो इंसान थी जिसने पर्सनली मुझे बहुत हीलिंग फील कराई। कुछ फियर्स थे वो भी फेस कराए, कुछ डर थे जैसे फीलिंग रिप्लेसेबल, कि अगर क्या, क्योंकि हम सब में ना डर होता है, हम बस उसे इग्नोर करते हैं। सो आई थिंक प्रीति ने मुझे लाइफ को बहुत ही एक वाइडर स्पेक्ट्रम से देखना अलाउ किया। थोड़ा इसके बारे में बताएंगे, रिप्लेसेबल? थोड़ा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। यार, एक तो मैं जिस तरह के प्रोफेशन में हूँ गौरव, हम सबको ऐसा लगता है कि हम रिप्लेसेबल है, बिकॉज रिजेक्शंस हो, एक्सेप्टिंग हो, रोल मिलना, कभी कभी आप चीज़ें साइन कर लेते हो, कभी कभी आपको बताया जाता है कि आप ये कर रहे हो और रातों रात आपके हाथों से वो अपॉर्चुनिटी चली जाती है। तो एक रिप्लेसमेंट वाला फियर हमेशा रहता है। कट टू पर्सनल लाइफ, आई थिंक मैंने भी रिलेशनशिप्स में रिप्लेसेबल फील होना फेस किया है, और वो डर कभी कभी आपको ना बहुत अनकंफर्टेबल कर देता है। एंड आई थिंक फिर कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे आते हैं जो आपको फील कराते हैं कि आप रिप्लेसेबल नहीं हो। फिर आपको रियलाइज होता है कि ये आपके लोग हैं, बिकॉज द वंस हु मेक यू फील रिप्लेसेबल आर नॉट योर पीपल। सो प्रीति ने मुझे वो डर फेस करवाया जो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए। बट मैं चाहती हूँ कि मैं प्रीति कौशिक को और एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी ज़िंदगी, उसके बिहेवियर, मैं उसे और जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ से आती है, उसने वो डिसीजंस ऐसे क्यों लेती है जो उसने लिए हैं शो में। बट आई थिंक नाउ दैट वी आर टॉकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर भी एक प्रीति कौशिक है ना? मुझे वो फील हुआ। या फिर चाहे वो मेरे सेंसिटिव नेचर की बात हो या एम्पैथी की बात हो, आई थिंक दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। सीजन 2 में आई थिंक पता चलेगा, अभी वैसे तो क्लिफ हैंगर पे ही है। ऑनेस्टली अगर मैं सीजन 2 की बात करूं तो इतनी जल्दी अनाउंस होगा ये हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आप सोचो, शो रिलीज होकर 2 हफ्ते में सेकंड सीजन अनाउंस, 2 हफ्ते के पहले आई थिंक, 2 हफ्ते के पहले चल रहा था, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ऑडियंस का प्यार एंड जो हमें रिसेप्शन मिला है। अब सीजन 2 में क्या होगा वो मुझे बिल्कुल नहीं पता। लाइक आई एम नॉट इवन ट्राइंग टू कीप ऐसा सस्पेंस। अच्छा, शूट हुआ नहीं अब तक? बिल्कुल भी नहीं हुआ है, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट हमें ये भी नहीं पता था कि सीजन 2 होगा गौरव, कोई आइडिया नहीं था। बट जिस तरह से शो को जिस पॉइंट पर छोड़ा गया है, आई थिंक कलेक्टिवली नेटफ्लिक्स, टीटीटी, हम सबने डिसाइड किया कि नो, दिस डिजर्व्स, क्योंकि बहुत सारे सवाल है लोगों के। सो आई थिंक सीजन 2 हैज, अभी शुरुआत हुई है उसकी राइटिंग की, और अब देखेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर प्रीति की लाइफ मुसाफिर कैफे के बिना, कि वो कहाँ से आती है, वो सोलो ट्रैवलर रही है, उसने क्या ऐसी जगह देखी, क्या किया अपनी लाइफ में, वो कैसे लोगों से मिली, कहाँ से आती है इतनी सिक्योरिटी, कहाँ से आता है इतना सेल्फ अश्योर्डनेस, कहाँ से आती है इतना अंडरस्टैंडिंग नेचर, कहाँ से आता है। मैं वो सब जानना चाहती हूँ उसके बारे में, बिकॉज इस सीजन में हम वो नहीं देख पाए। मैं मतलब अभी ये सोच रहा था ना कि अभी सीजन 2 ऑफ कोर्स शूट नहीं हुआ है, आपके दिमाग में एक स्टोरी होगी, कहानी होगी, कैरेक्टर कहाँ जाएगा नेक्स्ट, या कैरेक्टर के बारे में क्या होगा, और जो लिख रहे हैं उनके दिमाग में कुछ अलग ट्रैक हो सकता है। सो कितने मल्टीपल डायरेक्शंस में ये कहानी जा सकती है, आपके लिए शायद वो अलग हो, बिल्कुल, राइटर्स के लिए अलग हो। बिल्कुल। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, प्रीति पर, सुधा पर, चंदर पर इंटरनेट पे इतने सारे टेक्स हैं। यही तो सिनेमा या प्रोजेक्ट्स या स्टोरीज का इम्पैक्ट होता है ना, कि क्योंकि जैसे मेरी लाइफ में से 100 लोग हैं, उन 100 लोगों के 100 अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे मेरे बारे में।
कट टू, आज मैं अगर इन कैरेक्टर्स को देख रही हूँ तो मेरे उनको लेकर भी बहुत सारे थॉट्स होंगे मेरे लाइफ पे बेसिस, जहां मैं फिलहाल लाइफ में हूँ। शायद मैं प्रीति से ज्यादा रिलेट नहीं कर पाऊँ, बट किसी और से कर पा रही हूँ। 5 साल बाद या 5 साल पहले मैं शायद सुधा से रिलेट कर पाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके पॉइंट ऑफ व्यूज चेंज होते हैं, हम सबका विचार चेंज होता है जहां पर हम हैं इस वक्त लाइफ में। उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आप किसे किस नजरिए से देख रहे हैं। क्योंकि कभी कभी आपको चाहिए होता है कि जैसे प्यार में हम सबको बचपन में चाहिए होता है कि हमें कोई ऐसा लड़का है जो बटरफ्लाइज दे और बाल उड़े और बस स्लो मोशन में, हाँ, और मतलब दिल में घंटी बजे। पर अब हम चाहते हैं कि कोई हमें ऐसा मिले जो दिल की घंटी और अपना जो शोर हो उसे शांत करे। सो आई थिंक हमारी डिमांड्स, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस लोगों से भी चेंज होती हैं विद लाइफ एंड विद टाइम वो चेंज होगा। बिल्कुल। वैसे कुछ अननोन फैक्ट है इस शो के बारे में जो फैंस को पता होना चाहिए, जो अब तक नहीं पता है? कुछ तो होगा डेफिनेटली। अननोन फैक्ट, आई थिंक जब मैंने प्रीति पढ़ा था तो मैं उसे समझ नहीं पाई थी शुरुआत में। ओके। और मुझे ऐसा लगा था कि मैं वो नहीं कर पाऊंगी। ओके, ये आपको लगा था? ये मुझे, मैंने ऐसे बोला नहीं था, बट मुझे सच में ऐसा लगा था कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी। जो उसका कबर्ड वाला सीन है और जो सुधा के साथ वाला सीन है, उसने कहीं ना कहीं मेरा डिसीजन चेंज किया कि दिस इज चैलेंजिंग, करते हैं। सो आई थिंक आई वॉज अनश्योर अबाउट प्रीति बिकॉज जिस तरह की वो इंसान है मैं उसे समझ नहीं पाई थी पेपर पर। बट ये 2 सीन्स थे जिन्होंने मुझे चैलेंज किया एज अ परफॉर्मर एंड आई एम लाइक ये करना पड़ेगा। या बट मैं सोचूंगी ऐसा अननोन फैक्ट क्या है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, ये पता नहीं है किसी को। नहीं, किसी को नहीं पता है, मैंने कभी नहीं बोला है। मुझे सच में लगा था शायद मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगी टू प्रीति, बट नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट मुझे लगता है मैं बेवकूफ होती अगर मैं प्रीति कौशिक को जाने देती। रिग्रेट काफी ज्यादा यस। या शो के बारे में ना काफी ज्यादा थियरीज है, ठीक है? कि आप कैसे जानते हो, अपने नाम कैसे लिया, क्लाइमैक्स को लेके, द लास्ट एपिसोड, एवरीथिंग। कुछ आपने थियरीज पढ़े? हाँ, कि मैं विनीत को कैसे जानती हूँ। हाँ। उसके पास उसके लिए मेरे पास जवाब है। अगर आपने देखा होगा, प्रीति एक कैफे में बैठकर, दिस इज नॉट मुसाफिर कैफे, वो अपना ब्लॉग लिख रही है एंड एट द सेम टाइम शी इज स्टॉकिंग सुधा बिकॉज राहिल ने उसे ट्रिगर किया है कि डू यू थिंक कि तुम रिप्लेस, मतलब डू यू थिंक कि कुछ ऐसा है, उसके आंखों में एक लॉन्गिंग है। जब वो उसे स्टॉक कर रही है तो वो देखती है कि सुधा और विनीत ने एक अपनी फर्म खोली है विच इज बेस्ड इन बॉम्बे एंड देन विच कंटिन्यूज टू बी एन इंटरनेशनल फर्म। तो उसे पता है कि ये आई थिंक लोगों ने मिस आउट किया ये। या क्योंकि थियरीज काफी ज्यादा उस पे हुए थे। यस, कि कुछ होगा। बहुत सारी थ्योरीज हैं। लोग कह रहे हैं कि प्रीति राहिल को साथ में होना चाहिए, प्रीति डिजर्व्स बेटर। प्रीति अबला नारी नहीं है यार। शी हैज चोजन टू बी विद चंदर बिकॉज वो उस रिलेशनशिप को, वो इनसिक्योरिटी और उस डर को हटाकर अगर हम वो निकाले तो वो एक्चुअली खुश हैं एक दूसरे के साथ। बिकॉज उन दोनों के रिलेशनशिप में एक ठहराव है, एक सेफ्टी है, बट एक डर भी है। बट हम सबके रिलेशनशिप में ना, कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता। एंड अगर हम परफेक्शन चेस करने जाएं तो फिर हमें उस रिलेशनशिप से निकलकर फिर कोई और ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आज ऑप्शंस भी इतने अवेलेबल हैं हमारे पास। एडजस्टमेंट्स होती हैं। मुझे लगता है रिलेशनशिप एक एडजस्टमेंट है और एक अरेंजमेंट है, आप मानो या ना मानो। बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो रिलेशनशिप में गिवर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रिलेशनशिप में गिवर्स नहीं होते हैं, और उन्हें ऐसे लोग मिलते हैं जो उन्हें समझ सके। एंड हाँ, थ्योरीज तो मैंने बहुत पढ़ी है वैसे। एंड इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज इतने सारे टेक्स आपको समझ आते हैं लोगों के बारे में, कैसे लोग किरदारों को देख रहे हैं, कैसे उसे अपना बना लेते हैं, कैसे लोगों को लग रहा है कि राहिल और प्रीति साथ में क्यों नहीं होते। सो इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स नाइस। आई थिंक वही है ना कि बहुत टाइम बाद एक प्लॉट को छोड़ के, मतलब प्लॉट की भी बात हुई, बट कैरेक्टर से बहुत टाइम बाद ऐसे डिस्कशंस हो रहे हैं। यस, मुझे लगता है कि एक एक्टर के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं अपने आप को लकी मानती हूँ, क्योंकि
सच में आपके करियर में आपको बहुत कम ऐसे किरदार मिलेंगे जो आइकॉनिक बन जाएंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस काजोल फ्रॉम DDLJ, जा सिमरन, यू नो, सो सिमरन आइकॉनिक। दीपिका फॉर इंस्टेंस नैना फ्रॉम ये जवानी है दीवानी। आज भी हम उस मतलब दीपिका आते ही वन ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर्स दैट कम टू योर माइंड इज नैना, नैना तलवार। सी सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है और ये जो किरदार हमें मिले हैं, कुडोज टू राइटिंग ऑल्सो, बिकॉज कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स मेसी है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल नहीं है, ब्लैक या वाइट नहीं है, क्योंकि हम सब गलतियां करते हैं। और मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने प्रीति कौशिक के लिए बहुत ज़्यादा फील इसलिए भी किया है बिकॉज वो एक पैरेलली दूसरी कहानी भी देख रहे हैं शुरू से। वो एक पास्ट की लव स्टोरी देख रहे हैं, विच इज़ वाई जब आपको प्रीति कौशिक दिखती नहीं है तो आपको उसके लिए और बुरा लगता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि पास्ट में क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि वो प्रेजेंट में मिल रहे हैं, तो कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में प्रीति कौशिक चल रही है कि वो क्या सोच रही होगी। बिकॉज डर और प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, एंड द शो स्पेशली प्रीति के लेंस से डर और प्यार में बहुत एक्सप्लोर कर रहा है चीज़ें, विच इज़ वाई लोग उसके लिए डर भी रहे हैं एंड उसे प्यार की नज़र से भी देख रहे हैं। अगर आपके पास ऑप्शन होता कि आप ये कहानी लिखो, ठीक है, हाँ, तो इस कहानी का आप एंड कैसे देखते हो? कौन किसके साथ है? आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं चाहती हूँ कि प्रीति अपने आप को चूज करे, प्रीति पीस चूज करे, फिर चाहे वो चंदर के साथ हो या चंदर के बिना हो। और चंदर भी पीस चूज करे, फिर चाहे वो सुधा के साथ हो या प्रीति के साथ हो, बिकॉज वी ऑल वॉन्ट टू बी एट पीस यार। हमें ड्रामा नहीं चाहिए लाइफ में। सो मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता, बट मैं चाहती हूँ कि सब अपनी जगह पर हील हो, ताकि कोई भी किसी भी रिलेशनशिप में जाए तो अपना बैगेज ना लेकर जाए। एंड चंदर नॉट नेसेसरी कि वो प्रीति के साथ एक बैगेज के साथ है, बट हम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, किसी के साथ होकर भी हमें शायद वो क्लोजर नहीं मिलता है, और कुछ चीज़ें हमें ट्रिगर करती हैं, पुरानी बातों के बारे में, पुरानी बातें एकदम से आंखों के सामने आती है। तो मैं चाहती हूँ कि ये तीनों ही कैरेक्टर्स इवेंचुअली दिमाग में दिल में शांत हो जाए। लेट्स सी अभी क्या होगा। आई थिंक थोड़ा इंतजार तो है, काफी ज्यादा इंतजार है। अभी तो लिख रहे हैं स्टोरी, तो लेट्स सी। बट टेलीविजन शोज, ठीक है, OTT शोज, मूवीज, बहुत ज्यादा जिंदगी बदली है, ठीक है, कहाँ से शुरुआत हुई थी, और ये स्पेसिफिकली अंतिम ने आपकी एक जिंदगी बदली। बिल्कुल, वो मेरे करियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन है। गौरव, हमेशा से ही ना मेरी मम्मी को मुझे बड़े पर्दे पर देखना था, और जिस तरह से मेरी लाइफ रही है जहाँ से मैं आती हूँ, ये एक सपना ही था हमेशा से कि ये बड़ी स्क्रीन पे ये सच भी हो सकता है। तो शुरुआत तो टेलीविज़न से की, क्योंकि हम सबकी अलग अलग ख्वाहिशें होती हैं कि, एंड क्या है, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है शुरू में, क्योंकि प्रिविलेज वो लोग होते हैं जिनके पास ऑप्शंस होते हैं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो टेलीविज़न से शुरुआत की, एक रिकग्निशन मिला। टेलीविज़न पे भी मेरे किरदार ऐसे थे कि जिन्होंने मुझे एज एन एक्टर बहुत चैलेंज किया। मैं ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ, मैंने सीखा है वो सेट पे सीखा है, बचपन से लेकर अभी तक। जब मैं टीवी करती थी तो मैं फिल्मों के लिए ऑडिशंस करती थी, और मुझे पता था कि ये 10 साल जो बीते हैं मेरे टेलीविज़न पर, कल को फिल्म मिलेगी तो मुझे 10 साल पीछे जाकर वापस शुरुआत करनी पड़ेगी। अब एज एन एक्टर आप थोड़ा सा आपका ईगो भी हर्ट हो जाता है कि मैं 10 साल से काम कर रही हूँ, बट मैं अभी भी फ्रेशर कैसे हूँ, मैं अभी भी फ्रेश कैसे हूँ। बट देन आपको अपना ईगो साइड में करके इसे एज अ चैलेंज, इसे एज अ न्यू बिगिनिंग देखना पड़ता है। तो टेलीविज़न हुआ 10 साल, हमेशा से पता था फिल्में करनी है, आगे बढ़ना है। फिर तब तो OTT भी नहीं था, तो मैं हर चीज़ के लिए ऑडिशन देती थी, बिकॉज मैं बस सबको यही बोलती थी कि जस्ट गिव मी अ टेस्ट, लेट मी ऑडिशन, एंड फिर आप देखो, अगर टैलेंट के बेसिस पर इफ आई एम नॉट, अगर मुझे किरदार नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, बट जस्ट बिकॉज मेरी ये जर्नी रही है, डोंट जज मी बेसिस दैट।
उस पे आपने बात की कि हाँ, टेलीविजन इंडस्ट्री एक्टर्स का एक परसेप्शन, और इतने एक्सेप्शंस हैं, इतने एग्जांपल्स हैं गौरव, मतलब आपको भी पता है, लाइक द बिगेस्ट एग्जांपल इज शाहरुख खान, देन वी हैव सो विक्रांत मैसी, मृणाल ठाकुर, सुशांत सिंह राजपूत, कितने सारे लोग हैं यार। तो मैं बस बोलती थी कि मुझे बस ऑडिशन दे दो, तो ऑडिशन करती थी, रिजेक्ट भी होती थी, हमेशा से पता था कि कुछ ना आई विल मेक इट हैपन। एंड मैं अपना लास्ट टेलीविजन शो शुभारंभ प्रमोट करने गई थी बिग बॉस पर, दैट्स व्हेन आई मेट सलमान सर। तब अंतिम के टाइम भी तो ऑफ कोर्स मिले होंगे। हाँ, तो मैं आपको वही बता रही हूँ, मैं पहली बार उनसे तब वहां पर मिली थी। एंड 1 साल बाद मुझे उनके ऑफिस से कॉल आता है कि मुर्शी पैटर्न एक मराठी फिल्म, उसका रीमेक बन रहा है एंड महेश मांजरेकर इज डायरेक्टिंग इट। पहले मुझे लगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, कि मतलब यू नो जब आपको लगता है कि नो दिस इज नॉट फॉर मी, ऐसे कैसे हो सकता है, तो दे वर लाइक हमें आपका ऑडिशन करना है। मैं गई थिंकिंग कि ये नहीं मिलने वाला है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एकदम से सलमान खान प्रोडक्शन मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। गई, ऑडिशन किया, 3 days later I was on a movie set और it was life changing, but at the same time मेरे क्राफ्ट को लेकर या मेरे किरदारों को लेकर या मेरे करियर को लेकर जो पॉइंट ऑफ व्यू है और जो मेरी मेहनत है वो नहीं बदली। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने टीवी के सेट पे मेहनत कम की और यहाँ ज़्यादा कर रही हूँ, मेरे लिए मेरा काम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना तब था। और मैं इस कॉन्वर्जेशन के थ्रू लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी किरदार छोटा नहीं होता, क्योंकि हम सब ना उस राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं कि जब वो कॉल आएगा मुझे तब मेरी लाइफ बदलेगी। नहीं भाई, जो आपके सामने है आप वो करो, एंड आपको पता नहीं वेयर लाइफ टेक्स यू। सो अंतिम वो था मेरे लिए, अंतिम वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि महेश जी ने, सलमान सर ने मुझ में वो पोटेंशियल देखा जो शायद मैंने अपने आप में ही नहीं देखा था। कुछ सलमान सर ने ऐसे बोली थी चीज़ आपको जो अभी भी याद है? उन्होंने बोला था कि मेहनत करते चलो और फल की चिंता मत करो, बस मेहनत करते चलो। अच्छा, एंड उन्होंने मुझे बोला था कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क, आपको बस अपना काम करते जाना है। और बस उन्होंने यही बोला कि अपनी जो सिंप्लिसिटी है वो कभी मत खोना, क्योंकि वो तुम्हें तुम बनाती है। सो सिंप्लिसिटी और हार्ड वर्क, टेक इट अलॉन्ग विथ यू वेरेवर यू गो। या मतलब कैसे होता है ना, मतलब सलमान सर की भी अभी बहुत वो ट्रेंडिंग में थे अभी, जो भी उन्होंने ट्वीट्स किए हैं व्हाटएवर, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में थे। और जब मैंने कल बोला ना कि मैं आपका इंटरव्यू लेने वाला हूँ, तो उनके फैन क्लब्स, क्योंकि अंतिम के टाइम मेरी आपसे बात नहीं हुई थी, शो टाइम के टाइम हुई थी, सो वही उन्होंने बोला था कि सलमान सर के बारे में पूछने, क्योंकि वो जब ट्वीट्स करते हैं ना, काफ़ी कैंडिड साइड है उनकी, जिस तरह से वो बात करते हैं, और वो वैसे ही है रियल लाइफ में। वो अपने वर्ड्स मिन्स नहीं करते हैं, वो बहुत ऑनेस्ट हैं, जो है वो बोल देते हैं, which is also जो वो वैसे अपने इंस्टाग्राम पे भी हैं और ट्विटर पे भी हैं। Also I feel वो काफी एक्टिव है सोशल मीडिया पे, क्योंकि उनको पता होता है क्या of course, उनके बारे में भी क्या लोग बोल रहे हैं क्या नहीं। यार मुझे लगता है कि उनका जिस तरह से एक्सपीरियंस रहा है उन्हें सब पता है, विच इज़ वाई अभी वो और ऑन, एंड मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो अबाउट हिम, क्योंकि मैं उनको पर्सनली नहीं मतलब पर्सनली मैंने इन बातों पे उनसे कभी डिस्कशन नहीं किया है। मुझे लगता है कि एज यू ग्रो ओल्ड यू बिकम क्लोज टू योर सेल्फ, आप ऑनेस्ट होते जाते हो विद एज, यू नो। लाइक मैं चाहती हूँ कि एज आई ग्रो ओल्डर मेरे सारे मास्क उतरते जाएं, that's where I see myself। अब ओवरथिंक करो वैसे पूरा है ना, मुझे लगा क्योंकि आपने बहुत चीजें डिकोड कर ली आपने पूरी ऑलमोस्ट, बट दिस इज वेरी थेरेप्यूटिक गौरव, एंड प्रोबेबली, एंड मैं ये मतलब कैमरा के लिए नहीं बोल रही हूँ, दिस इज फॉर यू। फॉर द लास्ट 3 weeks मुझे शांत होने का मौका नहीं मिला है, एंड आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों ने बोला हिंदी में बात करो, क्योंकि मैं हिंदी में बात करते हुए बहुत कंफर्टेबल होती हूँ। मुझे कभी कभी ना लाइक ऐसे नहीं कि मतलब आई डोंट स्पीक गुड इंग्लिश, बट आई फील बिकॉज बचपन से लेकर अभी तक माई कैमरा फ्रेंडली लैंग्वेज हैज बिन हिंदी, तो मैं हिंदी में मेरी मदर टंग से भी ज़्यादा, लाइक आई एम हाफ महाराष्ट्रन राइट,
मराठी से भी ज़्यादा मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, बिकॉज कैमरा के सामने बचपन से लेकर अभी तक इतना हिंदी बोला है कि आई स्टार्ट थिंकिंग इन हिंदी। तो मैंने इतने इंटरव्यूज़, वैसे तो बहुत कम किए, बट जो भी इंटरव्यूज़ किए मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम एक्चुअली टॉकिंग एंड इट्स वेरी शांत, पीस। अच्छा लग रहा है यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि we can go on and on with our conversation. Yeah. देखो काम की बात की, ऑफ कोर्स हमने जर्नीज के बारे में बात की, मैं वहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि रिपीट ना हो, ठीक है, रिपीट ना हो सवाल। बिल्कुल। अभी वैसे कौन सी मूवीज के लिए आप एक्साइटेड हो, क्योंकि बॉलीवुड बफ तो आप हो यार, प्रॉपर हो, मुझे पता है। Yes. कौन सी मूवीज के लिए एक्साइटेड हो अभी अपकमिंग? क्या आ रहा है वैसे? देखो जितना मुझे याद है, टॉक्सिक है, रामायण है। रामायण के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। यार मैं वापस आऊंगा नहीं देखी, तो मुझे वो देखनी है। OTT पे आई है तो अभी। वो हाँ आ गई है, नेटफ्लिक्स पे ही व्हाट एम आई एक्साइटेड अबाउट? एक्चुअली ना मैं सोशल मीडिया पे, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, दिस इज सच अ ग्रेट, मतलब इतनी खुशी हो रही है, मेरे सोशल मीडिया पे सिर्फ मुसाफिर कैफे चल रहा है। तो मुझे रिलीजेस के बारे में पता नहीं है, बट मैंने स्पाइडरमैन नहीं देखी है, तो मुझे स्पाइडरमैन देखनी है। बट आपने फॉलो किया है पूरा मार्वल यूनिवर्स? आई एम अ डीसी गर्ल। अच्छा, डीसी फैन? मैं डीसी हूँ, मुझे आई एम अ बैटमैन गर्ल। सॉरी, बट डीसी की हालत थोड़ी खराब है क्या? अब तो यार ऑनेस्टली पता है, मैं एक कन्फेशन करना चाहती हूँ। मैंने ना ये डीसी मार्वल वाला यूनिवर्स बचपन में देखा ही नहीं था, तो मैं अभी जाकर, मेरे दोस्त मुझे इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये है, क्योंकि लाइक क्या बीच में एवेंजर्स एंड गेम, या लोग मुझे इतने ट्रोल, प्लीज मुझे ट्रोल मत करो गाइस। बहुत अच्छी बातें हो रही है मेरे बारे में। एक तो सो हाँ, आई थिंक आई वाज इन माय लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज 4 साल पहले, और एवेंजर्स एंड गेम आया था, और माय फ्रेंड्स वर लाइक वी शुड गो। आई स्वेयर मुझे कुछ समझ नहीं आया। आपने देखी डायरेक्टली एंड गेम देख ली? हाँ। मेरे वाइफ ने भी सेम चीज की है। मैंने लास्ट एंड आई वाज लाइक ओके, मैं पीयर प्रेशर में चली गई थी। सॉरी, यू वर सेइंग समथिंग। मैं वही है, मतलब मैं रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे साथ भी सिचुएशन हुई। मैंने सोचा कि मैं अपने वाइफ को मार्वल यूनिवर्स दिखाऊंगा, तो मैंने आयरन मैन 1 लगाई, सोचा विद ऑर्डर ऑफ इवेंट्स लेके जाऊंगा। जब आयरन मैन के 30 मिनट्स पूरे हुए, देन चीज नहीं, मैंने एंड गेम तो देख लिया। मैं बोला अब क्या ही फायदा है। नो बट यार मेरे में ना पेशेंस नहीं है, तो एक तो इतनी सारी फिल्में देखनी पड़ेंगी एंड गेम तक आने के लिए, एवेंजर्स एंड गेम तक आने के लिए, तो मतलब विच इज व्हाई डीसी मुझे इसलिए नहीं पसंद बिकॉज उसकी स्टोरीज इतनी ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, बट एज अ कैरेक्टर एंड एज अ सुपर हीरो आई लव बैटमैन, स्पेशली डार्क नाइट वाला बैटमैन, क्रिश्चियन बेल, ओह माय गॉड। सो आई एम अ बैटमैन डीसी फैन। या अभी आई डोंट नो अभी डीसी में नेक्स्ट क्या है, बट या तो कमिंग बैक टू हिंदी, कुछ रामायण तो आपने ट्रेलर ट्रेलर देखा, टॉक्सिक भी ट्रेलर देखा। या क्या लगता है एज एन आर्टिस्ट, क्लियरली मैं वो पूछ रहा हूँ, यश एंड रणबीर दोनों, क्या लगता है आपको एज एन आर्टिस्ट? बहुत ही तगड़े लगते हैं यार, एंड आई एम नॉट, मैं ये कॉन्वर्सेशन इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज उनकी फैन बेस है। यश सर हैज अ वेरी पावरफुल प्रेजेंस, लाइक वो स्क्रीन पे आते हैं ना तो आप किसी और को देख ही नहीं सकते। ही हैज अ वेरी पावरफुल प्रेजेंस, जो उनके टॉक्सिक ट्रेलर में भी दिखता है। and in the same week as second week Ramayan mein. Like what a week to have. You have Ramayan and then you have Toxic. And I'm so excited for Toxic, especially for him, because I think एक ही universe में he's playing 2 different characters. Yeah, father and son. Yes, which is very very interesting. And उनका ना, उनकी presence में एक charisma है और एक strength है, which is really nice. Yeah. Ranbir, I've always been a Ranbir fan because उनकी परफॉर्मेंस में मुझे ग्राउंडिंग नज़र आती है, एक रिलेटेबिलिटी नज़र आती है, एक ठहराव नज़र आता है, और मुझे हमेशा से वो बहुत अच्छे लगे। लाइक आई बिन अ रणबीर फैन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और मुझे दोनों ही, अब तो मतलब अभी जाकर आई थिंक मैं आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट बोथ द फिल्म्स, बट इफ आई हैव टू पिक वन, डिफिकल्ट ना? डिफिकल्ट क्या है दिमाग में आपके? आंसर तो है रामायण। लोगों को ट्रोल करना ना कुछ किस पे भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ पे, ये मैंने देखा है अभी। सोशल मीडिया, एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन, सबके पास फ़ोन है तो इजी हो जाता है सबको ट्रोल करना। एंड आई फील विच इज़ वाई अभी एक्टर्स परफेक्शनिज्म की तरफ भाग रहे हैं,
क्योंकि पहले मुझे लगता है एक्टर्स, जैसे मैं अभी 2 दिन पहले आई वाज वाचिंग सिमी ग्रेवाल इंटरव्यूज। पुराने यार क्या बात करते थे, एरा था ना तब इंटरव्यूज का अलग ही। बट आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, और इवॉल्व हो रहे हैं ना हम सब। तो मुझे लगता है कि अभी ना जजमेंट बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ तब नहीं थी, बट अभी मशीनरीज हैं, पीआर प्रोटेक्ट करके रखता है एक्टर्स को, ऑल्सो बिकॉज बहुत सारे ओपिनियंस आ गए हैं, तो बहुत सारी जजमेंट भी आ जाती है, उतनी ज़्यादा स्क्रूटनी आ जाती है। तो आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू बी सेफ नाउ, बिकॉज सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ें चेंज किया है। वैसे हम लोग फिल्मों की बात कर रहे थे, एक मेजर फिल्म मैं भी भूल गया जो अभी 3 दिन में आ रही है, और उनके साथ ने काम भी किया, आवारापन 2। Oh yes! मैं भी भूल गया, इनफैक्ट आवारापन 2 भी 3 दिन। आवारापन, प्लीज बताइए इमरान सर के बारे में, मतलब यू आर द बेस्ट पर्सन। ही इज अ जेम, उनका ऑरा ही कुछ और है यार। मैं बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटेड थी बिकॉज उस शो में हम राइवल्स थे, ऑल्दो हम रिलेटेड थे बट हम राइवल्स थे। बट ही इज़ अ वेरी काम से काम एंड कीप काम काइंड ऑफ अ पर्सन। तो उनसे मुझे वो सीखने को मिला कि कि इतने सालों बाद भी हाउ यू आर ट्रू टू योर आर्ट। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, एंड हिज ऑरा इज़ वेरी 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 चार्मिंग। वही है ना, वो सेट पे आएंगे, अपना काम करेंगे अच्छे से, 100% और वैसे ही लोग मुझे पसंद आते हैं जो सेट पे आते हैं, अपनी लाइनें जानते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, काम से काम रखते हैं और घर चले जाते हैं। एंड विच इज़ वाई उन्होंने और मैंने बहुत कनेक्ट किया। हमारे कॉन्वर्सेशंस बस ऐसे ही शुरू हो गए बिकॉज आई डोंट नो इफ उनको भी नॉइस इतना पसंद है। वो बहुत काम करते हैं और अपने घर जाने वालों में से हैं, और मैं भी वैसे ही हूँ। सो मुझे उनके साथ काम करके तो बहुत अच्छा लगा गौरव। एंड यू नो व्हेन आई वाज वर्किंग विथ हिम, तब मुझे रियलाइज नहीं हुआ बिकॉज मैं इतना महिका के कैरेक्टर में थी। जब वो शो जब वो शो खत्म हुआ, तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि आई वर्कड विथ वन ऑफ द सुपरस्टार्स, जो उनका फैन बेस है, वेदर इट्स आवारापन, वेदर इट्स सो मेनी फिल्म्स, मतलब it's something else. Like I think Imran Hashmi has a different fan base. वो जॉनर ही अलग है, वो जॉनर ही अलग है, और वो मुझे लगता है one of the misunderstood जॉनर है, और वो मुझे बहुत underrated भी लगते हैं। लगता है ना। Also I feel अभी recently अच्छा आ रहा है, but बीच में I think वो underutilized हुए हैं इंडस्ट्री से, ऐसा मुझे लगता है। But I think मुझे ऐसा लगता है कि I don't know, I think he also wanted to probably give time to his family. वो personal life में भी चल रहा था उनका। So your favorite Imran Hashmi film? Favorite Imran Hashmi film मेरे लिए है Murder 2। आपने देखी है Murder 2? मैं देखी है। For me it's first आवारापन। Let's see, अभी सी because I feel कि वो फिल्म थोड़ी सी डार्क थी मेरे लिए जब मैंने तब देखी थी। जब मैंने बीच में लॉकडाउन में देखी थी, तब आई रियलाइज्ड बिकॉज ऑल्सो ग्रो अप, आप जो जिस कैरेक्टर्स को आप आई थिंक कैरेक्टर्स और स्टोरीज को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो, बिकॉज एक्टिंग मेक्स यू मोर एम्पैथेटिक। सो आई थिंक आवारापन, एंड आई थिंक he's done a fantastic job। द ग्रेव वाला सीन, वो जो यार बहुत डार्क है वो, है ना, बहुत ज़्यादा डार्क है, एंड आई थिंक ऐसा हमने इंडियन सिनेमा में तो देखा ही नहीं था। सो इट्स अ वेरी गट्सी मूव, स्पेशली तब। देखो बहुत सारी बातें There is no lover like Imran Hashmi, है ना। अभी मैं काफी एक्साइटेड हूँ आवारापन 2 के लिए। आई होप फिंगर्स क्रॉस्ड कि फिल्म अच्छी हो। And I think he's also been very lucky with music. उनके गाने यार, उनके गाने, they don't make music like them anymore. लोग बोलते हैं इमरान हाशमी म्यूजिक एक अलग कैटेगरी है। It's like a universe. ईमू म्यूजिक। काफी अच्छा नाम है। तो थैंक यू सो मच, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। नेक्स्ट टाइम वापस आइए, और भी बातें करनी है, बट जाने से पहले फैंस के लिए मैसेज, मुसाफिर कैफे के फैंस के लिए, योर फैंस। जस्ट अ बिग थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, और मुझे पता है कि प्रीति कौशिक आपके दिल का एक बहुत छोटा सा प्यारा सा हिस्सा बन गई है। सो थैंक यू। एंड एक एक्टर के लिए बहुत मायने रखता है ये प्यार। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।